चलो, टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर कॉल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। हमारा सीए फाउंडेशन में पहला सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, सेकंड सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। उसका आज पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, करेक्ट। यूनिट 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर हमारे देश में कानून क्यों बनाए जाते हैं या सारे देशों में कानून क्यों बनाए जाते हैं, करेक्ट। अगर लॉ एंड ऑर्डर ना हो तो क्या नुकसान हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर होने से फायदा क्या है, पहले ये समझना है। क्योंकि आज आप 12th पास हो गए हो, करेक्ट, और आप अब क्या कर रहे हो, आप सीए की ओर मुड़ रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो। तो वहां पे हमें कुछ कानूनों को के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तो कानून होता क्या है पहले वो समझना होगा। तो कानून क्या होता है, सपोज हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ना हो, करेक्ट, तो कोई भी गाड़ी किसी भी तरीके से चलाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, करेक्ट। उस गाड़ी के कोई नियम कायदे नहीं होंगे, कोई कहीं से भी चला के कहीं से भी किसी को भी उड़ा के चला जाएगा, कोई किसी का मर्डर करके चला जाएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। मतलब हर किसी को सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। चलिए, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, थोड़ा नीचे जाते हैं, थोड़ा छोटे लोग सोचते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान से आपने कपड़े खरीदे, कपड़े सही नहीं निकले, तो क्या आप लौटा सकते हो? क्या अपने पैसे वापस ले सकते हो? क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? कैसे कोई अधिकार या जवाबदारियां दुकान वालों के ऊपर होती हैं? सपोज आप कोई फिल्म साइन करते हो या कोई सीरियल साइन करते हो, करेक्ट, कल को आपको पैसे नहीं मिलते तो आप क्या कर सकते हो, करेक्ट। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप रिक्शा वाले को हायर करते हो, आप उसको बोलते हो मुझे स्टेशन जाना है, और वो आपको कहीं और ही छोड़ देता है, तो आप क्या कर लोगे? या रिक्शा वाला आपको हायर कर लेता है, आपको बिठा के कहीं लेके जाता है, पर आपको पैसे नहीं देता, तो आप क्या कर लोगे, करेक्ट। मतलब रिक्शा वाला क्या कर लेगा, ऐसा बोलूँ तो वो रिक्शा वाले ने आपको बिठा दिया, आपको कहीं ले, जहाँ आपने बोला वहां आपको पहुंचा भी दिया, और आपने पैसे नहीं दिए, तो रिक्शा वाला क्या कर सकता है? आप कोई मेडिसिन की दुकान से कोई मेडिसिन लेने गए, उसने आपको गलत मेडिसिन पकड़ा दी, तो आपके पास क्या अधिकार है और दुकान वाले की क्या जवाबदारी है? सपोज दुकान वाले आपको मेडिसिन सही दी और उसकी असर सही से नहीं हुई, बराबर, तो वो इस चीज को कैसे प्रूव कर सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे गलतफहमियां खड़ी हो सकती हैं, गैर लाभ उठाए जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारे यहाँ पे एक कानून बना है जिसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, जैसे आप दुकान से कोई चीज खरीदते हो, मेडिसिन की दुकान से कोई चीज खरीद कर हो, आप कोई रिक्शा हायर करते हो, कोई फिल्म साइन करते हो, टमाटर गाजर मूली खरीदते हो, करेक्ट, कोई सर्विस लेते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के पास किस प्रकार के अधिकार मिलते हैं और किस प्रकार की जवाबदारियां इनके ऊपर बनती हैं, ये आज हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 पहली बार आया था 1 सितंबर 1872। ये पूरे देश में लागू होता है सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के, और वो है जम्मू एंड कश्मीर। बिकॉज किसी भी स्टेट में अगर हम कहीं भी कानून लगाना चाहें लगा सकते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में अगर हमें कोई कानून लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का हमें कोकरेंस मिलना चाहिए, मतलब सहमति मिलनी चाहिए। जब तक वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से हमें कोई सहमति नहीं मिलती तो जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी कानून लागू नहीं होगा। एनी डाउट्स? अब समझते हैं अग्रीमेंट क्या होता है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक दो व्यक्तियों के बीच में अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज अग्रीमेंट? ऑफर टू सेल, मैं अपना घर 5 लाख रुपए में आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। ऐसे कहा ठीक है, मैं अपना घर 50 लाख में आपको देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा ठीक है, मैं आपको 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे घर दे दीजिए। अब इसको हम क्या कहेंगे? अग्रीमेंट। कैसे? सपोज फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति
यहाँ पे जो ऑफर दे रहा है उसको हम बोलेंगे प्रपोजर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? प्रपोजर, प्रॉमिसर, ऑफरर। और जो व्यक्ति ऑफर देता है उसको हम बोलते हैं प्रपोजर, प्रॉमिसर, ऑफरर। और जो व्यक्ति उस ऑफर को ले रहा है उसको हम बोलेंगे प्रपोजी, प्रॉमिसी, ऑफरी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब जो ऑफर रखा जा रहा है उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। और जब मान लो प्रपोजल रखा जा रहा है और आप सामने कोई जवाब नहीं दे रहे हो तो ये सिर्फ ऑफर है। लेकिन जैसे ही आपने कहा ठीक है मैं आपका घर 50 लाख में लेने के लिए तैयार हूं, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। मतलब आपकी सहमति हो गई। तो आपको ऑफर मिला था, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा अग्रीमेंट। इसको आप प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। मतलब जब आपको ऑफर दिया गया तो वो ऑफर ही था, लेकिन जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। और जैसे ही अग्रीमेंट बन जाएगा तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? प्रॉमिस। मतलब इसने आपको वादा किया कि ये आपको घर दे देगा, इसने आपको वादा किया कि ये आपको पैसे दे देगा। मतलब वादों के सामने वादा मिला है। अभी तक घर मिला नहीं है, ना ही पैसे मिले हैं, और सिर्फ वादा मिला है घर मिल जाएगा। अब इसे वादा मिला है कि पैसे मिल जाएंगे। मतलब जब ऑफर रखा जाता है तो वो सिर्फ ऑफर है, लेकिन जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये वादा बन जाता है कि इसने वादा किया है, इसने भी वादा किया है। गॉट इट? और वादे के सामने वादा मिलता है तो उसको हम बोलते हैं अग्रीमेंट। एनी डाउट्स? बात समझ में आई? मतलब जब इसने ऑफर रखा ये सिर्फ ऑफर था, लेकिन जैसे इसने एक्सेप्ट किया ये क्या बन गया? प्रॉमिस। ये क्या बन गया? प्रॉमिस। मतलब इसने वादा किया तो फिर इसका भी क्या बन जाएगा? वादा। मतलब वादे के सामने वादा मिला है। इसने घर देने का वादा किया, इसने पैसे देने का वादा किया। घर दिया नहीं है, सिर्फ घर देने का वादा किया है। पैसे दिए नहीं है, पैसे देने का वादा किया है। और जब वादे के सामने वादा मिलता है तो इसको हम बोलते हैं अग्रीमेंट। एनी डाउट्स? मतलब दोनों व्यक्ति एग्री हैं ये काम करने के लिए। The term agreement given in section 2 clause E of the act is defined as every promise or every set of promises forming the consideration for each other. To have an insight into the definition of agreement, we need to understand the word promise. मतलब अग्रीमेंट किसे कहा जाता है? एज पर सेक्शन 2 सेक्शन ई, हर वादा या हर सेट ऑफ वादे जो एक दूसरे के सामने किए जा रहे हैं उसे अग्रीमेंट कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? हर वादा या बहुत सारे वादे, या तो मैं बोलता हूं हर वादा या वादे के सामने वादा। गॉट इट? वादे को प्रॉमिस कहा जाता है। एनी डाउट्स? जरा सिंपल समझते हैं। देखो ये जो घर दे रहा है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और जो पैसा उसको मिल रहा है ये इसके लिए कंसीडरेशन है। अब इसके पॉइंट से देखें तो ये जो पैसा दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो मिल रहा है वो कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन मतलब क्या होता है? जो सामने मिलता है। तो घर दिया वो ऑब्जेक्ट है, मिल रहा है पैसा वो कंसीडरेशन है। समझ में आ रही बात? और इसके लिए जो पैसा दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो घर दे रहा है वो कंसीडरेशन है। मतलब कंसीडरेशन के सामने कंसीडरेशन मिल रहा है, ऐसा ही बोल सकते हैं। बात समझ में आई? नी डाउट्स? मतलब यहां तीन बातें क्लियर होती है। जब आप ऑफर देते हो तो वो ऑफर ही है, लेकिन जैसे आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो वो बन जाता है अग्रीमेंट, और जैसे आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो ये वादा बन जाता है। मतलब ये भी क्या बन जाता है? वादा। मतलब वादे के सामने वादा मिल रहा है, प्रॉमिस के सामने प्रॉमिस मिल रहा है।
गॉट इट? तो क्या आप ऐसे ही बोल सकते हो कंसीडरेशन के सामने कंसीडरेशन मिल रहा है? गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं. So we can say that agreement is a result of proposal made by one party to the other party, and that other party gives acceptance thereto of the course of mutual consideration. Correct? मतलब हम ये कह सकते हैं कि अग्रीमेंट कहाँ से आता है? जब एक व्यक्ति प्रपोजल देता है, कोई एक व्यक्ति प्रपोजल देता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है. करेक्ट? म्यूचुअल कंसिडरेशन में, एक दूसरे की सहमति से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट. एनी डाउट्स? आगे बढ़ें. तो इसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी कह सकते हैं कि वादे के सामने वादा मिल रहा है. तो प्रॉमिस किसको बोलते हैं? जहां ऑफर मिलता है और सामने एक्सेप्टेंस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट या प्रॉमिस. So when a person to whom the proposal is made, बराबर, signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted, the accepted proposal becomes promise. मतलब जब किसी व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है, प्रपोजल दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को प्रपोजल दिया जाता है, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो क्या करना चाहता है. और वो इच्छा अगर प्रपोजल एक्सेप्ट करने की हो, अगर वो इच्छा अगर प्रपोजल एक्सेप्ट करने की हो, तो उसे प्रॉमिस कहेंगे. एनी डाउट्स? नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब प्रपोजल के सामने एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है. करेक्ट? और अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ हो जाता है, मतलब एनफोर्सबिलिटी मिल जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर इसने घर दे दिया पर इसको पैसे नहीं मिले, तो ये कोर्ट में जा सकता है और जज को बोल सकता है भैया मैंने घर दे दिया, इसने पैसे नहीं दिए. तो कोर्ट से बोल सकते ना पैसे दो भाई. या तो इसने पैसे दे दिए, ये घर, इसने घर नहीं दिया, तो ये भी कोर्ट में जा सकता है कि मैंने पैसे दे दिए थे, इसने घर नहीं दिया. आई बात समझ में? ये भी कोर्ट में जा सकता है. एनी डाउट्स? समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है, मतलब दोनों सहमत होते हैं किसी व्यवहार को करने के लिए, और जब दोनों के पास कोर्ट में जाने का अधिकार आ जाता है, अगर व्यवहार पूरा ना हुआ तो उसमें एनफोर्सबिलिटी आ जाती है. करेक्ट? और जब अग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. बात समझ में आई कि अगर इसने घर दिया और इसने पैसे नहीं दिए तो ये कोर्ट में जा सकता है. इसने पैसे दे दिए, इसने घर नहीं दिया, तो ये कोर्ट में जा सकता है. मतलब दोनों के पास कोर्ट में जाने का अधिकार. एनी डाउट्स? तो इसको हम बोलेंगे इन्फोर्सबिलिटी. और जब अग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सबिलिटी आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. और सपोज इसने पैसे देने का वादा किया, इसने चरस गांजा देने का वादा किया. करेक्ट? अब दोनों ने वादों के सामने वादा लिया तो ये अग्रीमेंट तो है. लेकिन अगर इसने पैसे दे दिए और इसने चरस गांजा नहीं दिया, तो क्या ये कोर्ट में जा सकता है? या तो अगर मान लो कि इसने चरस गांजा दे दिया पर इसने पैसे दिए नहीं दिए, तो क्या ये कोर्ट में जा सकता है? नहीं. मतलब ये अग्रीमेंट तो है और उसमें एनफोर्सबिलिटी नहीं है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा. एनी डाउट्स? अच्छा. So enforceability by law, an agreement to become contract must give rise of legal obligation, which means that duly enforceable by law. From the above definition, it can be included that contract is agreement plus enforceability by law.
मतलब एनफोर्सबिलिटी बाय लॉ क्या होता है? जब कोई अग्रीमेंट में दोनों पार्टी के बीच ऊपर एक लीगल जवाबदारी आ जाती है कि उन्हें अपने पार्ट का काम करना होगा, करेक्ट? इसको हम बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कल को अगर इसने पैसे दे दिए और इसने घर नहीं दिया तो ये इसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको घर देना पड़ेगा, करेक्ट? और अगर इसने घर दे दिया, इसने पैसे नहीं दिए, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल कि इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब ये इन दोनों के ऊपर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर दोनों पार्टीज के ऊपर कोई लीगल जवाबदारी हो, तो हम कहेंगे ये लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ है, करेक्ट? मतलब जब भी कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एनी डाउट्स? What is contract? The term contract is defined in section 2 subsection H of the Indian Contract 1872 as an agreement enforceable by law. An agreement enforceable by law. The contract consists of two essential elements. मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है? जब कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट में दो एसेंशियल बातें होती हैं। पहले तो अग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टियां सहमत होनी चाहिए व्यवहार करने के लिए, करेक्ट? और बाद में वो लॉ में एनफोर्सेबल होना चाहिए, मतलब चरस गांच देने की बात नहीं होनी चाहिए, खाने बुलाने की बात नहीं होनी चाहिए। On elaborating the two above concepts, it is obvious that contract comprises of agreement, which is a promise or set of reciprocal promise, that a promise is an acceptance of proposal giving rise to binding contract. करेक्ट? मतलब क्या होता है? अगर आप दोनों कंसेप्ट को डिटेल में समझें तो जैसे कोई अग्रीमेंट बनता है बराबर, उसके में क्या होता है? वादे के सामने वादा मिलता है, और जैसे आप कोई एक्सेप्ट कर लेते हो, आप ऑफर देने एक्सेप्टेंस दे देते हो, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। पर अग्रीमेंट एटलीस्ट इतना वर्दी होना चाहिए कि वो लॉ में एनफोर्सेबल होना चाहिए। सिर्फ दो लोग एक दूसरे के साथ सहमत हैं व्यवहार करने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो अग्रीमेंट है। लेकिन दोनों के ऊपर अगर एनफोर्सबिलिटी हो तो ही वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट उसी को कहा जाता है जहां अधिकार और जवाबदारियां, जैसे घर देना इसके लिए जवाबदारी है और पैसा लेना इसका अधिकार है। यहां पैसा देना इसकी जवाबदारी है और घर लेना इसका अधिकार है। तो जो अधिकार है उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन, जो जवाबदारी है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो वही चीज यहां लिखी है, रीड कर जाओ। The law of contract deals with only such legal obligations which has resulted from agreements. Such obligation must be contractual in nature. How some obligations are outside the purview of contract. मतलब लॉ कॉन्ट्रैक्ट जो करता है, लॉ कॉन्ट्रैक्ट उन चीजों को डील करता है जहां आपके ऊपर कोई लीगल जवाबदारियां हो और वो अग्रीमेंट से आनी चाहिए। मतलब पहले दो बंदे अग्री होने चाहिए और उन दोनों के ऊपर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, घर देने की या पैसे देने की। और ये अब जो जवाबदारियां हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की होती है। कई बार ऐसे जवाबदारियां भी जो खड़ी हो जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती। एग्जाम्पल के तौर पर इसने इसको खाना खाने के लिए बुलाया और ये नहीं आया, तो क्या इसे कोर्ट में घसीट सकता है? नहीं। हालांकि ये क्या है? सोशल अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन सकता। तो यहां कोई लीगल इन्फोर्सबिलिटी है? नहीं।
तो यहां कहा गया है कुछ ऑब्लिगेशन ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आते। आई बात समझ में? पढ़ लो इसको। एनी डाउट्स? कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। अब अगर किसी एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाना हो तो कुछ शर्तें हैं। मतलब अग्रीमेंट तो है, पर एनफोर्सबिलिटी लाने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। तो शर्तें क्या हैं? पहले, दोनों पार्टीज का कंसर्न फ्री होना चाहिए, मतलब दोनों के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो इसने इसकी गनपट्टी पे गन रखी, बराबर, दे मुझे 50 लाख रुपए, या इसने इसकी गनपट्टी पे गन रखी, घर दे दे 50 लाख का 20 लाख में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां दबाव है। पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दबाव नहीं होना चाहिए। करेक्ट? पहले तो वो एक ही चीज को लेकर एक ही सेंस में सोचनी चाहिए, बराबर, एक ही चीज को लेकर एक ही सेंस में सोचनी चाहिए, और इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। गॉट इट? दूसरा, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो पहले मेच्योर होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, और ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए, मतलब पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने उनको दायरे से बाहर नहीं किया होना चाहिए, बराबर। पहले इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, बराबर। दूसरा, ये कॉम्पिटेंट होने चाहिए, पहले ये मेच्योर होने चाहिए, 18 से ऊपर के, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए इनमें, और ये लॉ के दायरे से बाहर नहीं होने चाहिए, डू नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। गॉट इट? लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या? अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसिडरेशन है और ये ऑब्जेक्ट है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्ट है और ये कंसिडरेशन है, तो लॉ, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होने चाहिए। अब घर देना तो नॉर्मल बात है, और पैसे देना भी नॉर्मल बात है, पर अगर आप 40 घास दे रहे हो तो ये लॉफुल नहीं है। एनी डाउट्स? ये वॉइड एग्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए। गॉट इट? मतलब ये पहले से वॉइड नहीं होना चाहिए, गलत बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशन ऑफ एनफोर्सबिलिटी में क्या बातें थी? 4 बातें थी। पहली बात, इनका कंसर्न फ्री होना चाहिए, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और इनकी गनपट्टी पे गन नहीं रखी गई होनी चाहिए। ये पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए दोनों, मतलब ये मेच्योर होने चाहिए, 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, मतलब इनमें सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, और तीसरा, ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। एनी डाउट्स? चलो, an obligation to maintain wife and children, an order of court of law, this are status obligations and so out of the scope of the contract। मतलब अगर अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है अपने परिवार को चलाने के लिए, तो क्या आप इसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज ये सोशल ऑब्लिगेशन है, बराबर। अगर कोई आपका ऊपर ऑब्लिगेशन हो कि आप अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को चलाने के लिए पैसे देते हो, तो ये स्टेटस ऑब्लिगेशन है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के दायरे से बाहर है। करेक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। Got it? परिवार चलाने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑफर टू सेल, ऑफर टू पे 50 lakhs,
प्रपोजर, प्रॉमिसर, ऑफरर, ये भी आप जानते ही हो, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट। अब जब एक आदमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसको बोलते हैं जस्टिन पर्सनल। एक ही आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो क्या बोलते हैं? जस्टिन पर्सनल। और जब बहुत सारे आदमियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो इसको हम बोलते हैं जस्टिन रैम। जब आप बहुत सारे आदमियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसको हम बोलते हैं जस्टिन रैम। प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है तो वो एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाता है, मतलब अग्रीमेंट बन जाता है। और जब वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात? अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है? हर वादा या वादों के सामने वादा एक दूसरे के सामने ऐसा कंसिडरेशन रखा जाता है तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। मतलब ऑफर के सामने एक्सेप्टेंस दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। मतलब जब आप वादा, एक हर वादा या हर वादे के सामने वादा जो एक दूसरे के सामने रखा जा रहा है एज अ कंसिडरेशन, करेक्ट, यानी ऑफर के सामने एक्सेप्टेंस दिया जाता है वो बन जाता है अग्रीमेंट। और वही अग्रीमेंट जब कोर्ट में इन्फोर्सेबल हो जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट, एनफोर्समेंट। गॉट इट? दूसरी बात, अग्रीमेंट का स्कोप वाइडर होता है। मतलब अग्रीमेंट बहुत सारे बन सकते हैं। किसी को खाना खाने के लिए बुलाना, किसी को कैरम खेलने के लिए बुलाना, किसी को अपनी शादी में बुलाना, बराबर, ये भी अग्रीमेंट है। पर आपने किसी को शादी में बुलाया और वो नहीं आया तो क्या आप उसे कोर्ट में घसीट सकते हो? किसी को कैरम खेलने के लिए बुलाया और नहीं आया तो क्या कोर्ट में घसीट सकते हो? नहीं। किसी को खाना खाने के लिए बुलाया और वो नहीं आया तो क्या आप उसे कोर्ट में घसीट सकते हो? नहीं। अगर मान लीजिए आपने किसी से बॉटल खरीदी, बराबर, आपने किसी से बॉटल खरीदी, आपने पैसे दिए, उसने बॉटल नहीं दी, तो क्या आप कोर्ट में घसीट सकते हो? हाँ, करेक्ट ना? तो यहां पे क्या होता है, जो बिजनेस अग्रीमेंट है वो भी आते हैं और जो सामाजिक एग्रीमेंट होते हैं वो भी आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाइडर टर्म पे, बड़ी टर्म पे। जबकि कॉन्ट्रैक्ट वही होते हैं जो बिजनेस एग्रीमेंट में आते हैं, करेक्ट। मतलब जहां लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है। अब मान लो मैंने बॉटल खरीदी, मैंने पैसे दिए लेकिन बॉटल नहीं मिली तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। पर अगर मान लो किसी को शादी में बुलाया और वो नहीं आया तो घसीट सकता हूँ कोर्ट में? नहीं। किसी को कैरम खेलने बुलाया और नहीं आया तो कोर्ट में घसीट सकता हूँ? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, वो सिर्फ अग्रीमेंट है। तो अग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, इसलिए वो वाइडर टर्म है। और कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें नहीं आ सकती, इसलिए वो नैरो सेंस है, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाए, agreement, it may not create legal obligation. Agreement does not always grant rights and to parties. मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे इसके अंदर क्या होता है, आपको अधिकार मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे पैसे मांग सकता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे अधिकार है। आप पैसे दे रहे हो तो आप मुझसे सेवा मांग सकते हो, ये आपके अधिकार है। अब मान लीजिए कि मैंने आपको शादी में बुलाया, आप नहीं आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। मतलब मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैंने आपको खाने ही बुलाया और मस्त खाना बनाया, 56 भोग बनाया, आप आए नहीं, वो वेस्ट हो गया। मेरे पास क्या अधिकार है? कुछ नहीं। मतलब यहां मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, पर यहां मेरे पास अधिकार है। सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, सीधी सी बात है। किसी को शादी में बुलाओगे तो वो अग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, पर दो व्यक्ति सहमत होते हैं उसके बाद उनको अधिकार और जवाबदारियां दी जाती है, करेक्ट। तो मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर होते हैं लेकिन सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। गॉट इट? एनी डाउट्स? ये अब यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, दूसरा वीडियो